इसी प्रकार से तीसरा क्वेश्चन, फाइंड आर इक्विवेलेंट इन गिवन डायग्राम। इस डायग्राम में आर इक्विवेलेंट की वैल्यू फाइंड करनी है। और फोर्थ नंबर क्वेश्चन हाल ही में आया हुआ है जेई का, फाइंड करंट थ्रू 6 ओम रजिस्टर। 6 ओम रजिस्टर में कितना धारा बह रहा है। तो पहले इसको देखते हैं। जब भी ऐसा कुछ डायग्राम होता है तो हम इसके जिस टर्मिनल के अक्रॉस आर इक्विवेलेंट निकालना होता है उस टर्मिनल पे बैटरी को जोड़ देते हैं। ऐसा अज्यूम करें कि यहाँ पर एक बैटरी जुड़ा हुआ है, ऐसा। ये वाला नेगेटिव टर्मिनल मतलब जीरो पोटेंशियल पर, पॉजिटिव टर्मिनल बी पोटेंशियल, मतलब कि वायर जहां जहां तक पहुंचेगा वहां पर कैसा पोटेंशियल मिलेगा, बी पोटेंशियल। तो पोटेंशियल मेथड लगा के इसको सॉल्व किया जा सकता है। तो पोटेंशियल लगाते हैं तो यहाँ पोटेंशियल होगा बी, ये खुला वायर होने के कारण यहाँ भी पोटेंशियल बी। सिर्फ वैसे यहाँ खुला वायर होने के कारण जीरो पोटेंशियल, यहाँ पर भी जीरो पोटेंशियल। बस अब देखना है हमको कि जो भी रेजिस्टेंस है, रजिस्टर लगा है, वो बी और जीरो के बीच में कैसे जुड़े हुए हैं। तो एक जीरो बना लेते हैं, इधर बी बना लेते हैं। तो ये पहला देखते हैं, बी और जीरो के बीच में ये दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में, तो सीरीज बना लेते हैं पहला वाला। दूसरा देखिए ये वाला डायगोनल वाला, तो बी और जीरो के बीच में ये भी दोनों है, इसको भी। ये डायगोनल देखिए बी और जीरो के बीच में है, तो इसको। और लास्ट ऊपर वाला ये भी बी और जीरो के बीच में है, ये। और सबका रेजिस्टेंस इक्वल आर, तो ये आर। तो जब रेजिस्टेंस को सीरीज में जोड़ा जाता है तो डायरेक्ट जोड़ते हैं, मतलब ये दोनों मिलकर 2R बनाएंगे, ये दोनों मिलकर 2R बनाएंगे, ये दोनों मिलकर 2R और ये दोनों मिलकर 2R। और आपस में सारे कैसे होंगे, पैरेलल होंगे, समांतर क्रम में होंगे। तो समांतर क्रम का जो कॉन्सेप्ट होता है, अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू सेम है तो जितने बार उसको समांतर में जोड़ा गया है उतने नंबर से डिवाइड कर दो। तो जब इसको जोड़े तो दोनों मिलकर कितना बन गए, 2R बन गए, ये 2R बन गया, ये भी 2R बन गया, ये भी 2R बन गया। और सब कैसे हैं अभी, तो समांतर क्रम में, मतलब 2R/4, ये उसका आंसर होगा। कितने बार उससे डिवाइड बाय 4 कर दो, तो 2 to the 4, R/2 इसका आंसर, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चल इसमें देखते हैं, फाइंड करंट थ्रू 6 ओम रजिस्टर। तो इसकी दो मेथड से इसको बनाया जा सकता है। एक होगा किरचॉफ्स करंट लॉ, एक होगा किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। अब जैसा जिस मेथड से चाहे उस मेथड से बनाया जा सकता है। तो जैसे कि हम लोग केसीएल से लेते हैं, तो केसीएल क्या होता है, जंक्शन पर पहुंचने वाली करंट, जंक्शन से बाहर जाने वाली करंट आपस में बराबर होती है। जंक्शन पर पहुंचने वाली करंट, जंक्शन की तरफ जाने वाली करंट और जंक्शन से बाहर जाने वाली करंट आपस में बराबर होती है। बस ये कॉन्सेप्ट रखना है। तो देखिए यहाँ से मान लीजिए कोई करंट 140 वोल्ट से गया, आई करंट निकला है, आई करंट ऐसे आ रहा होगा। मान लो 90 वोल्ट के बैटरी से कुछ करंट निकला, ये I1 मान लेते हैं, ये I2 मान लेते हैं। अब दोनों जब यहाँ पहुंचेगा तो ये उसके तरफ आ रहा है, मतलब करंट या तो इससे बाहर जा सकता है या इधर से भी मान लीजिए करंट जा रहा है, ऐसे भी ले सकते हैं। हम लोग ले लेते हैं इसको बाहर आ रहा है, तो I1 I2 गया और ये I3 मान लीजिए बाहर आ रहा है। ठीक है, तो क्या करेंगे, जितना करंट आ रहा है बराबर इतना करंट बाहर जा रहा है। तो बस आने वाले करंट को छोड़ दीजिए, बाहर जाने वाले करंट के बराबर कर दीजिए, वही आंसर है। तो I1 प्लस I2 इज इक्वल टू I3। I1 की वैल्यू B इज इक्वल टू IR होता है, B इज इक्वल टू IR ओम्स लॉ से, तो I निकाले तो I इज इक्वल टू V/R। लेकिन इसमें भी एक कॉन्सेप्ट है, हमको इस बीच वाली जगह का पोटेंशियल नहीं पता। इस बीच वाली जगह की पोटेंशियल को कुछ मान लेते हैं, नहीं पता तो मान लेते हैं x है। देखिए इस किनारे का पोटेंशियल कितना होगा, 140, जो कि पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा है।
इस जगह का पोटेंशियल कितना होगा 90 वोल्ट, क्योंकि पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा है। तो 90 और x के बीच में 5 ओम है, 140 और x के बीच में 20 ओम है, और x और यहाँ पर कितना पोटेंशियल होगा, तो ये नेगेटिव टर्मिनल 0 0 0। तो फिर I की वैल्यू को V बाई R के फॉर्म में लिखना है। तो I1 क्या मिलेगा, ये पोटेंशियल डिफरेंस बीच में रेजिस्टेंस है, मतलब 140 माइनस x डिवाइड बाय 20 प्लस I2 कैसे निकालें, I2 90 माइनस x डिवाइड बाय 5, 90 माइनस x डिवाइड बाय 5, और I3 x माइनस 0 डिवाइड बाय 6, x माइनस 0 डिवाइड बाय 6। इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमको x की वैल्यू मिलेगी। अब x की वैल्यू जैसे ही मिला हम लोग v बाई r करके I की वैल्यू निकालेंगे, मतलब I की वैल्यू। ठीक है, तो इसके सॉल्व करते हैं। इन दोनों के उसमें 20 हो गया, ये 140 माइनस x प्लस ये 4 बार हो गया और 36, ये हो गया 4x डिवाइड बाय x बाय 6, 2 से काट देते हैं, 2 पीछे, अब क्रॉस करना पड़ेगा, तो इसको उससे क्रॉस करिए, 12 के 2 अस्सी 3 4 0 माइनस 3x प्लस इधर आ गया बस 3 माइनस 12 मिलके -50 इधर गया, मतलब ये हो गया 25x, इधर हो गया 420 में ऐड करेंगे 1080, ये आ गया 1500। तो 25 में जाएगा ये कितने टाइम्स में, 6 टाइम 60, तो x इज इक्वल टू आ गया 60 वोल्ट। तो x की वैल्यू मिलेगी 60 वोल्ट, 60 माइनस 0, I3 की वैल्यू निकालें, I3 इज इक्वल टू होगा 60 माइनस 0 डिवाइड बाय 6, मतलब I3 इज इक्वल टू 10 एम्पियर। तो 10 एम्पियर है इसका आंसर, 10 एम्पियर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a charge q is divided into q and q minus q, capital Q minus q, and if capital Q divided by q is equal to x, such that repulsion between them is maximum, find x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले रिपल्सन बिटवीन टू चार्ज, मतलब कौन सा फोर्स लग रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक। ठीक है, तो सिंपल सा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लेते हैं, F इज इक्वल टू होता है K, दो चार्ज, एक चार्ज था Q चार्ज था, दो हाथ बढ़ गया है, एक हो गया Q और दूसरा हो गया कैपिटल Q माइनस स्मॉल q। दो चार्जेस हो गए, इन दोनों के बीच में रिपल्सन बना रहेगा, बीच की दूरी r है, r को हम लोग बदल नहीं रहे हैं, रिपल्सन फोर्स कितना लग रहा है डिस्टेंस पर, ये फाइंड करना है। तो फॉर्मूला होता है Q1 into Q2 डिवाइड बाय r²। तो Q1 की जगह पर Q, Q2 की जगह पर कैपिटल Q माइनस Q डिवाइड बाय r²। ठीक है, अब जब भी किसी फंक्शन में मैक्सिमम वैल्यू चाहिए रहता है, तो मैक्सिमा या मिनिमम निकालने के लिए क्या करते हैं, हम उस फंक्शन का एक बार डिफरेंशिएशन कर देते हैं, अवकलन कर देते हैं, और डिफरेंशिएशन इज इक्वल टू 0 करने पर मैक्सिमम वैल्यू मिल जाता है। तो बस इस फोर्स का
एक बार क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है किसके रिस्पेक्ट में, क्यू के रिस्पेक्ट में, क्योंकि क्यू यहाँ पर चेंजेस सब चेंज हो रहे हैं, आर चेंज नहीं हो रहा है, के चेंज नहीं हो रहा है, तो बस df डिवाइड बाय dq इज इक्वल टू 0, ये फॉर्मूला हमको लगाना है। तो पर इसको ओपन करते हैं, अगर एक को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिखें तो k q कैपिटल Q माइनस क्यू स्क्वायर डिवाइड बाय आर स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं। अब एक बार इंटीग्रेशन करेंगे, जो कांस्टेंट है वो बाहर चले जाएगा, तो इंटीग्रेशन करने पर df बाय dq इज इक्वल टू a बाय आर स्क्वायर बाहर चले गया, q इनटू कैपिटल, इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं q के रिस्पेक्ट में, डिफरेंशिएशन कर रहे हैं q के रिस्पेक्ट में, तो कैपिटल Q तो कांस्टेंट राशि है, तो दो भागों में टूटा है, मतलब ये यही रहेगा, कांस्टेंट बाहर आ जाता है, q का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो 1 होगा, मतलब बचा क्या, q। डिफरेंशिएशन में क्या होता है, पावर सामने आ जाते हैं और पावर में एक की कमी होता है, मतलब माइनस का 2q, 2 माइनस 1 मतलब 1 इज इक्वल टू 0। अब ये मल्टीप्लाई है 0 के साथ, मल्टीप्लाई कर दो, मतलब फाइनली जो आंसर आ रहा है क्या है, q माइनस 2q इज इक्वल टू 0, q माइनस 2 स्मॉल q इज इक्वल टू 0, मतलब q बाई अगर स्मॉल q करें तो कितना आएगा, तो ऑप्शन ए ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ऑफ सेमी सर्कल, ये कुछ डायग्राम दिया है, इस सर्कल का रेडियस ए है, अच्छा ये सेमी इनफाइनाइट वायर वाला क्वेश्चन है, सेमी इनफाइनाइट वायर इधर लगा है, ये भी सेमी इनफाइनाइट वायर है और ये हाफ सर्कल है। तो सेमी इनफाइनाइट सर्कल के लिए जब हम लोग फॉर्मूला निकालते हैं, मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं, तो वो फॉर्मूला होता है D इज इक्वल टू, अच्छा 3 सेक्शन कर लेते हैं, ये पहला, ये दूसरा सर्कुलर पार्ट और ये तीसरा। तो पहला D1 अगर निकाले इसका तो क्या मिलेगा, म्यू नॉट बाय 4 पाई I अपॉन A, ये होता है साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा। तो जब इस किनारे की बात करें यहाँ पर, तो यहाँ से जो एंगल इस किनारे को मिला होगा परपेंडिकुलर उसका डिस्टेंस ए से जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा, 0। और जब इस O को, इस सेंटर को इस इनफाइनाइट से मिला तो अनंत पे लाइन कब मिलती है, जब ये एक दूसरे के क्या हो जाए, पैरेलल हो जाए, मतलब दूसरा एंगल क्या मिलेगा, 90 मिलेगा। तो सिंपल से इसको अगर सिंप्लीफाई करें, म्यू नॉट बाय 4 पाई I अपॉन A साइन 90, एक एंगल साइन 90 हो गया और एक एंगल साइन 0 हो गया, तो साइन 0 0 साइन 90 1, मतलब D1 की वैल्यू क्या मिला, म्यू नॉट बाय 4 पाई I अपॉन A। ये पहले हिस्से का हो गया मैग्नेटिक फील्ड। सेकेंड हिस्सा का देखें, तो सेकेंड हिस्से का तो फॉर्मूला अगर देखें D2, तो ये होता है म्यू नॉट बाय 4 पाई I dl अपॉन r स्क्वायर। लेकिन dl को क्या करते हैं, जब यहाँ पर हम लोग एंगल लेते हैं साइन थीटा, ये dv की वैल्यू होती है एक छोटे से हिस्से की। अब यहाँ से इस छोटे से हिस्से dl के लिए जब dv निकाले हैं ये वैल्यू है, अब टोटल इस लेंथ के लिए अगर निकाले तो क्या करेंगे, dl को इंटीग्रेट कर देंगे और dl और dv के बीच का एंगल कितने का होता है, तो वो होता है 90 एंगल, तो sin 90 इज इक्वल टू 1, मतलब सिंपल से इसको सिंप्लीफाई करें तो म्यू नॉट बाय 4 पाई I dl, टोटल इसका हाफ साइकिल का सर्कमफेरेंस कितना होगा, तो पाई r की जगह a है तो पाई a, ये r की जगह पर a है तो a स्क्वायर, a से a नीचे का कटेगा, पाई से पाई कटेगा, तो फाइनली क्या मिल रहा है, b की वैल्यू म्यू नॉट बाय 4 I अपॉन a, ये b2 हो गया, b2 निकाल दिया। अब b3 मतलब थर्ड वाला जो
वायर दिया है, वो भी सेमी सर्कुलर वायर है। सेमी सर्कुलर वायर में, अच्छा यहाँ पर करंट नहीं लिखा है, चलो करंट आई मान लेते हैं, आई जब लेते हैं तो आई ले लेते हैं। हाँ, सेमी सर्कुलर वायर पे, सॉरी सेमी इनफाइनाइट वायर पे, जब वायर पे ही कोई पॉइंट हो, उस समय का जो उसका मैग्नेटिक फील्ड होता है वो क्या होता है, जीरो। तो सीधा सीधा B इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, जीरो ऑन द लाइन, या फिर इन द डायरेक्शन ऑफ इट्स लाइन। अगर मैग्नेटिक फील्ड देखने तो कितना होता है, जीरो। तो मैग्नेटिक फील्ड एक स्केलर क्वांटिटी है, तीनों जो वैल्यूज मिले हैं सबको जोड़ देते हैं तो फाइनल बी नेट निकल जाएगा। बी नेट की वैल्यू मिलने वाला है B1 प्लस B2 प्लस B3। B1 की वैल्यू म्यू नॉट बाय 4 पाई आई अपॉन ए। B2 की वैल्यू म्यू नॉट बाय 4 आई अपॉन ए। दोनों में से कुछ कॉमन निकल रहे हैं, म्यू नॉट बाय 4 आई बाय ए, तो बचा क्या, 1 अपॉन पाई इधर है बस। तो ये उसका फाइनल आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइम स्पेंड बाय चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड। तो एक क्वेश्चन अभी हाल ही में आया हुआ था। तो ये इनवर्ड डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड दिया है। अब इस मैग्नेटिक फील्ड से हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल बनाते हुए कोई क्यू चार्ज v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो उस केस में उस मैग्नेटिक फील्ड में बिताए समय की वैल्यू, समय का मान ज्ञात करना है। तो इस केस में क्या करते हैं, ऐसे जब कोई कॉन्सेप्ट आएगा तो हम लोग राइट हैंड पाम रूल का यूज करेंगे। तो वेलोसिटी के डायरेक्शन में, वेलोसिटी डायरेक्शन हमारा अंगूठे का डायरेक्शन, और ये जो उंगली का डायरेक्शन हो कहाँ होता है, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में। तो मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड और वेलोसिटी का डायरेक्शन ऐसे, मतलब पाम का डायरेक्शन क्या हो बताएगा, फोर्स का डायरेक्शन को, ये वेलोसिटी का डायरेक्शन, ये मैग्नेटिक फील्ड, तो पाम उसके मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन को बताएगा। तो यहाँ पर इसमें, इस ऑब्जेक्ट में, इस क्यू चार्ज पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगा होगा, परपेंडिकुलर डायरेक्शन, वेलोसिटी। तो देखिए मैग्नेटिक फील्ड में जब कोई भी चार्ज v वेलोसिटी से मोशन करता है और उस पर मैग्नेटिक फोर्स लगता है, मतलब वो कैसा मोशन करेगा, तो सर्कुलर मोशन करता है। वेलोसिटी कैसे लग रहा है, उस सर्कल के इनवर्ड सेंटर की तरफ। तो बस अगर ये इधर उसको खींच रहा है फोर्स लगा के, तो ये इधर ना जाके क्या होगा, थोड़ा सा कर्व इधर मुड़ेगा ऐसे, तो नया वेलोसिटी का डायरेक्शन इधर होगा। फिर वेलोसिटी से परपेंडिकुलर पर फोर्स लगा, फिर ये मुड़ेगा, ऐसे मुड़ा, फिर इससे परपेंडिकुलर फोर्स लगेगा, फिर ये ऐसे मुड़ेगा और एक जगह से बाहर चले जाएगा ऐसे। और इसमें एक खासियत होती है इस मोशन की कि जितना एंगल से ये एंटर हुआ है उतना ही एंगल से बाहर जाएगा। तो अगर ये थीटा एंगल से एंटर किया तो ये थीटा एंगल बनाते हुए बाहर जा रहा होगा, ठीक है। अब थीटा एंगल इस पॉइंट का देखें, इस पॉइंट को इस जगह पे मिला है, तो ये हमारा सर्कल का सेंटर में फोर्स का डायरेक्शन हमेशा कहाँ होता है, किसी भी सर्कल के सेंटर की तरफ। तो सेंटर जहां पर हो गया, इसको अगर लाइंस को हटा दें, ये हमको एक सेंटर दिखाई दे रहा है, ठीक है। अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, ये 90 एंगल और ये थीटा, तो ये कितना 90 माइनस थीटा, ये भी तो 90 एंगल, 90 माइनस थीटा, तो ये कितना थीटा। सेम इधर भी ये थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा हो गया। अब एक छोटा सा ट्रायंगल दिख रहा है जिसके दो एंगल थीटा है, तो ये बीच का एंगल क्या होगा, तो सारे एंगलों को जोड़ोगे 180 माइनस 2 थीटा, मतलब इस जगह पर जो एंगल है, एंगल x की वैल्यू है पाई माइनस 2 थीटा, ठीक। अब टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है t इज इक्वल टू 2 पाई a बाई क्यू बी।
ये कब के लिए होता है? जब कोई पार्टिकल पूरा एक सर्कल कंप्लीट करता है। एक सर्कल मतलब 2 पाई एंगल। अच्छा, तो एक रेडियन एंगल कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा? तो इस फॉर्मूले को 2 पाई से डिवाइड कर देते हैं, तो 2 पाई डिवाइड बन जाएगा, क्या आएगा? E is equal to m by cube। तो 1 रेडियन को इतना समय लगाया, तो हमको घूमना कितना है? इस जगह से ऐसे घूम के वापस यहाँ तक पहुंचना है, यहाँ से यहाँ तक, मतलब पाई माइनस 2 थीटा तक। तो पाई माइनस 2 थीटा को इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो पाई माइनस 2 थीटा एंगल रोटेट करने में लगा समय m इंटू में पाई माइनस 2 थीटा डिवाइड बाय क्यू में। यही है टाइम स्पेंड बाय चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड। एक वेक्टर का फॉर्मूला है, वेक्टर का क्वेश्चन है, a डॉट b इज इक्वल टू मॉड ऑफ a क्रॉस b, देन फाइंड मॉड ऑफ a माइनस b। तो वेक्टर फॉर्मूला डॉट प्रोडक्ट करते हैं, तो डॉट प्रोडक्ट का रिजल्ट a b cos थीटा, क्रॉस प्रोडक्ट में a b sin थीटा। मॉड लगा है तो इसका डायरेक्शन लिखने की जरूरत नहीं है। क्या करें? कॉस को इधर ले आते हैं, tan हो गया, sin अपॉन cos इज इक्वल टू tan, a b हो गया 1। तो tan में 1 कब आता है? तो थीटा इज इक्वल टू जब 45 हो तो tan की वैल्यू 1 होगी, मतलब थीटा मिल गया 45। तो यहाँ पे a माइनस b अगर निकल मॉड ऑफ a माइनस b, तो मॉड है उसका रिजल्टेंट निकाल रहे हैं लोग, तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। थीटा की वैल्यू 45, थीटा की वैल्यू 45 रखिए, cos 45 होता है 1 by √2, ऊपर 2 है, तो 2 बार √2 इसको लिख सकते हैं, नीचे वाले √2 से खत्म हो जाएगा। मतलब आंसर क्या आ रहा है इसका? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस √2ab, ये उसका आंसर। ओके, next question, a bird is flying in northeast direction with v is equal to 4 meter per second. Now wind blows north to south with 1 meter per second. Find displacement of bird in 3 seconds. 3 seconds में bird का displacement फाइंड करना है और ये सिनारियो दिया है। तो सबसे पहले नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, मतलब अगर हम लोग ये डायग्राम बनाए तो ये है आपका नॉर्थ, इधर है आपका ईस्ट। तो नॉर्थ ईस्ट बोलने का मतलब दोनों के बीचों बीच बोलने का मतलब है 45 एंगल, ये है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। इस डायरेक्शन में वेलोसिटी कितना है? 4√2 मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी इज वेक्टर क्वांटिटी, तो उसके दो कंपोनेंट कर सकते हैं, एक नॉर्थ डायरेक्शन में आएगा और एक इस डायरेक्शन में आएगा। तो v cos थीटा और cos 45 1 by √2, तो ऊपर से √2 नीचे का √2 कटेगा, मतलब इस डायरेक्शन में 4 इसका कंपोनेंट आ रहा है। सेम sin 45 भी 1 by √2, 4 बचेगा, √2 कटेगा, मतलब इसका कंपोनेंट यहाँ भी 4 आ रहा है। अब अगला लाइन में है, now wind blows north to south with 1 meter per second। नॉर्थ से साउथ में विंड जो है फ्लो कर रहा है ऐसे 1 मीटर पर सेकंड से, ठीक है। तो अगर वर्टिकल उसके वेलोसिटी की बात करें तो ऊपर 4 नीचे 1, तो रिजल्टेंट कितना होगा? 4 में 1 क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में है, मतलब अपवर्ड डायरेक्शन में उसका वेलोसिटी आ रहा है 3 वाई एक्सिस में और एक्स एक्सिस में वही रहेगा 4, ये है 4, ठीक है। तो अगर इसका इस ग्राफ ऐसे बनाए 3 ऊपर मतलब 3 ऊपर, 4 इधर मतलब 4 इधर, तो इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिलाएं तो ये जो इसका डायगोनल मिलेगा उसकी वैल्यू क्या मिलेगी? तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर का ओवररूट कर दो, तो 3 3 9, 4 4 16, 9 प्लस 16 का रूट 16 9 25 मतलब 5। ये वैल्यू आ रहा है 5।
तो एक्चुअल बस का स्पीड जो है बढ़ता कितना है 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड। तो एक सेकेंड में 5 मीटर, तो फाइनली कितने सेकेंड में पूछा है 3 सेकेंड, तो 5 दिया 15 मीटर वो मोशन कर रहा होगा 3 सेकेंड में। अगला क्वेश्चन है टेंशन इन स्प्रिंग इज T1 when length of spring is L1 and tension is T2 when its length is L2. The natural length of spring is। स्प्रिंग को जब पहला स्ट्रेच किया तो T1 टेंशन उस समय लेंथ है L1, जब सेकेंड बार स्ट्रेच की तो T2 टेंशन उस समय लेंथ है L2। तो एक ही स्प्रिंग को स्ट्रेच किया जा रहा है बार बार, मतलब स्प्रिंग कांस्टेंट क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। स्प्रिंग कांस्टेंट अलग स्प्रिंग ना होने के कारण, अलग मटेरियल ना होने के कारण सेम रहेगा। तो एक स्प्रिंग मान लेते हैं ऐसे, मान लीजिए इसका ओरिजिनल नेचुरल लेंथ L है, तो टेंशन क्या होता है T होता है Kx। x क्या है, कितना उसको कंप्रेस किया गया है, कितना उसको एक्सपेंड किया गया, मतलब जिस बढ़ाई गई लंबाई में अगर ओरिजिनल लंबाई को घटा दें तो वो x की वैल्यू मिलेगा। तो सिंपल सा अगर T1 ले रहे हैं तो K स्ट्रेच लेंथ कितना है L1, एक्चुअल लेंथ कितना इसका है, तो L1 बढ़ाया या घटाया गया जो भी लंबाई है उसमें एक्चुअल लेंथ घटाएंगे तो ये वैल्यू देगा x। सेम T2 अगर देखें तो K L2 माइनस L, बाद में जो खींचा गया जब कंप्रेस किया गया लंबाई L2 और ओरिजिनल लंबाई L, तो दो इक्वेशन है, दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं तो K से K खत्म हो जाएगा। T1 by T2 इधर है L1 माइनस L डिवाइड बाय L2 माइनस L, क्रॉस कर देते हैं। हमको L निकालना है, एक्चुअल लेंथ निकालना है, नेचुरल लेंथ निकालना है। तो T1 L2 माइनस T1 L इधर आएगा, T2 L1 माइनस T2 L, L1 L एक साथ कर देते हैं, ये माइनस और इधर आके प्लस हो जाएगा, ये प्लस और इधर आके माइनस। तो T1 L2 माइनस T2 L1 इज इक्वल टू T1 L माइनस T2 L। तो यहाँ से L कॉमन निकालेंगे, जो बचेगा उसको इसके नीचे मतलब सिंपलीफाई करके लिखें तो A इज इक्वल टू मिलेगा T1 L2 माइनस T2 L1 डिवाइड बाय T1 माइनस T2। तो ये इसका एक्चुअल लेंथ है। ये ऑप्शन में दिया होता, मैं इतना कॉम्प्लिकेटेड करके नहीं लिखा हूं। ओके, for the spherical interface shown in the figure, the two different medium with refractive index mu1 is equal to 1.4 and mu2 is equal to 1.25 are given. The image will be formed here. ये इंटरफेस दिया है, इसके दो अलग अलग मीडियम्स हैं। पहला मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.4 और सेकेंड वाले का है 1.25। तो दोनों के बीच में इमेज का फॉर्मेशन कहाँ होगा, इंटरफेस के अंदर होगा कि बाहर होगा, इन सारी चीजों को देखना है। यहाँ ऑब्जेक्ट है सेंटर ऑफ कर्वेचर, ऑब्जेक्ट से एक लाइट इस पॉइंट से एंटर करेगा, OA लाइट है। अब देखिए इसका mu1 ज्यादा है, mu2 कम है, मतलब नॉर्मल से दूर हटेगा, नॉर्मल की तरफ आएगा तो नॉर्मल से दूर हटेगा। डेंसर टू रेयर जा रहे हैं तो डेंसर से रेयर जाने पर लाइट नॉर्मल से अभी हो जाता है, दूर हट जाता है। मतलब ये ऐसे सीधा सीधा ना जाके थोड़ा सा ऐसे चले जाएगा, थोड़ा ज्यादा ही कर दिया ऐसे चले जाएगा, तो अब इमेज कुछ ऐसे इस डिस्टेंस पर आगे की तरफ मिलने वाला है, वहां कहीं पर इमेज का फॉर्मेशन होगा। तो देखिए ये डिस्टेंस है P से, ये कहाँ है, लेफ्ट साइड है, तो लेफ्ट साइड का जो भी डिस्टेंस आता है उसका
वैल्यू किसमें लेते हैं, माइनस में लेते हैं। तो जितने भी आंसर है देखिए माइनस में, मतलब माइनस में ही आना चाहिए आंसर। तो फॉर्मूला होता है μ2 माइनस μ1 डिवाइड बाय r इज इक्वल टू μ2 बाई v माइनस μ1 अपॉन u। ठीक है, जिसका सिंबल जैसे होगा, लेफ्ट साइड वाले को सबको नेगेटिव रखा जाता है, राइट साइड पी से राइट साइड वाले को पॉजिटिव रखा जाता है। तो जैसे जैसे जरूरत पड़ी वैसे रखते जाएंगे। μ2 की वैल्यू 1.25, μ1 की वैल्यू 1.4, r की वैल्यू दिया है 30 सेंटीमीटर, μ2 दिया है 1.25 डिवाइड बाई v, यही भी हमको फाइंड करना है। माइनस μ1 है 1.4, u की वैल्यू है 40 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ पर हम लोग सिंबल साइन के हिसाब से नहीं लिखेंगे। r किधर है, p से लेफ्ट साइड, मतलब ये नेगेटिव होगा, 32 सेंटीमीटर है, नेगेटिव वैल्यू होगा। सेम u भी कहाँ पर है, p से लेफ्ट साइड, मतलब ये भी वैल्यू को कैसे लिया जाएगा, नेगेटिव वैल्यू। तो माइनस का होगा, तो माइनस माइनस प्लस में डायरेक्ट प्लस लिख देता हूँ। ठीक है, इसको सॉल्व करें तो ये 0.15 डिवाइड बाई 30, और एक पास माइनस है मतलब माइनस, ये माइनस 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 खत्म, ये प्लस वाला इधर आके माइनस होगा 1.4 डिवाइड बाई 40 इक्वल टू 1.25 डिवाइड बाई 20। पॉइंट को हटा देते हैं, सब में से पॉइंट हटा तो 0 नीचे आया, पॉइंट हटा 0 नीचे आया, पॉइंट हटा 100 नीचे आ गया। ठीक है, दो 0 को भी काट देते हैं, लेफ्ट साइड राइट साइड कॉमन निकालते हैं। तो 15/30 मतलब ये 1/2, इधर है 14/4, मतलब इसको लिख सकते हैं 2/7/2, इधर है 125 डिवाइड बाई v। एलसीएम ले लो 2, इधर आएगा 1 - 7 इज इक्वल टू 125 बाई। तो साथ में किया 6 माइनस का 6 डिवाइड बाई 2, मतलब माइनस की b इधर गया, इधर आ गया, तो b का फाइनल वैल्यू आ गया 1 - 1.5 डिवाइड बाई सेंटीमीटर। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है न्यूट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल having same kinetic energy in magnetic field, the ratio of radius of neutron and alpha particle is। न्यूट्रॉन और अल्फा पार्टिकल की मोशन के जो भी पाथ में मोशन करेंगे उसका रेडियस का रेशियो निकालना है। तो इसके लिए सबसे पहले आर का फॉर्मूला हमको बताना चाहिए। कोई मैग्नेटिक फील्ड में कोई चार्ज पार्टिकल मान लो उस पर फोर्स लगा तो घूमे, कैसा घूमता है, सर्कुलर पाथ। तो सर्कुलर पाथ का एक रेडियस होगा, आर होगा। तो आर का फॉर्मूला होता है mv डिवाइड बाई qb, मास ऑफ पार्टिकल, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, चार्ज ऑन पार्टिकल और मैग्नेटिक। सेम इसको हम लोग अलग अलग तरीके से बदल के लिख सकते हैं, जैसे कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू होता है हाफ mv²। ठीक है, इसको अगर हम लोग p के फॉर्म में लिखें तो इस p को मैं 2 बार लिख सकता हूँ, हाफ mv इंटू v। ये क्या बन गया, p बन गया, p हो गया इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो अगर इसको बदल के लिखें तो क्या होगा, ये इधर चले जाएगा, या फिर डायरेक्ट अगर रिलेशन देखें काइनेटिक एनर्जी और p के बीच, मोमेंटम के बीच, तो ये डायरेक्ट रिलेशन होता है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू p² बाई 2l। ठीक है, मतलब p इज इक्वल टू mv का स्क्वायर इज इक्वल टू p²। a इसके बराबर होता है 2mk के बराबर। तो अगर स्क्वायर को हटाओगे तो p इज इक्वल टू आएगा √2m काइनेटिक एनर्जी, के काइनेटिक एनर्जी को k से डिनोट करते हैं। तो यहाँ से एक और फॉर्मूला जनरेट होता है, आर का एक नया फॉर्मूला काइनेटिक एनर्जी के टर्म में। तो ये हो जाता है mv की जगह पर क्या रखेंगे, √2m काइनेटिक एनर्जी डिवाइड बाई qb।
पोटेंशियल के फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। तो पोटेंशियल के फॉर्म में ये फॉर्मूला होता है √2m पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड बाय q_b²। तो हमको अभी जो भी फॉर्मूला चाहिए वो सेंटर वाला चाहिए, क्योंकि हम काइनेटिक एनर्जी भी है, बाकी दोनों में काइनेटिक एनर्जी नहीं है। तो बस अब अल्फा और ड्यूट्रॉन के रेस्पेक्ट में वैल्यू को पुट करके R1 और R2 निकालना है। तो R1 देखें तो ड्यूट्रॉन, तो ड्यूट्रॉन होता है प्रोटॉन का बड़ा भाई। तो इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स अगर देखें ये एक होता है और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स देखें तो एक होता है। मतलब इसका चार्ज कितना है Q=1 और मास कितना है, मास है 2। वैसे अगर अल्फा पार्टिकल देखें तो अल्फा पार्टिकल में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन, उसका चार्ज कितना हो 2 और मास कितना हो जाएगा 4। ठीक है। तो R1 अगर हम लोग ले रहे हैं इसके ड्यूट्रॉन पे RD ले रहे हैं, ये ऐसे फॉर्मूला को बदलेंगे, इसको लिखते हैं 2 मास ऑफ न्यूट्रॉन इनटू A डिवाइड बाय चार्ज इन न्यूट्रॉन इनटू B। वैसे अगर R अल्फा लिखे तो √2 मास ऑफ अल्फा पार्टिकल K डिवाइड बाय चार्ज इन अल्फा पार्टिकल डिवाइड इनटू बाय B। ठीक है, दोनों को डिवाइड करना है इक्वेशन को। तो RD बाय R होगा, जो कॉमन है, जैसे कि K सेम है काइनेटिक एनर्जी, A K से A कटेगा, B से B कटेगा, 2 से 2 कटेगा। तो बचा क्या है, रूट के अंदर m डी बचा, रूट के अंदर m अल्फा बचा, और दोनों को डिवाइड कर रहे हैं, RD बाय R अल्फा कर रहे हैं। ये होगा √AD डिवाइड बाय √m अल्फा। लेकिन यहाँ पर QD न्यूट्रॉन का जो चार्ज है नीचे है और यहाँ पर अल्फा नीचे है, तो ये अल्फा कहाँ चले जाएगा ऊपर, तो Q अल्फा ऊपर है, Q न्यूट्रॉन का चार्ज नीचे है। तो वैल्यू रखना है मास ऑफ न्यूट्रॉन 2, मास ऑफ अल्फा 4, 2/4 मतलब 1/2 रूट का, और अल्फा क्या है Q अल्फा, Q अल्फा है 2 और QD है 1, मतलब इंटू में 2/1। तो कुल मिला के √2 और ऊपर में 2, तो 2 को 2 बार रूट में बदल सकते हैं, मतलब आंसर क्या आने वाला है √2 1। तो ऑप्शन बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रिक्शन का क्वेश्चन है। A car of mass 800 kg is traveling on a banked road of angle of banking 30 degree. Find the normal reaction if the car is traveling at its maximum possible speed. Given data है mu, friction coefficient है 0.2 और cos 30 की वैल्यू इस क्वेश्चन में दिया था =0.8। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आपको नॉर्मल रिएक्शन निकालना है, बैक रोड वाला कंडीशन है। तो हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बैंड है, कितना एंगल आनंतर है, 30 एंगल का आनंतर है। यहाँ पर कोई कार मान लीजिए ऐसे मोशन कर रहा होगा। ठीक है, तो जब भी हम लोग नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, जिस सतह पे ड्रॉ करेंगे उसके परपेंडिकुलर होता है। तो बैंक रोड ये सरफेस के परपेंडिकुलर क्या आएगा, नॉर्मल आएगा। तो परपेंडिकुलर ऊपर की डायरेक्शन में नॉर्मल ये रहा। ठीक है, लेकिन इस कार का वेट कहाँ लगेगा, तो वो लगता है परपेंडिकुलर नीचे। पृथ्वी किसी भी ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर की तरफ खींचता है, मतलब mg लगने वाला है ऐसे। तो मुझे नॉर्मल के कुछ कंपोनेंट्स करने पड़ेंगे। ठीक है, तो कैसे कंपोनेंट करें, तो उसके लिए सबसे पहले इस हॉरिजॉन्टल लाइन के पैरेलल इस पॉइंट पर एक लाइन खींचते हैं ऐसे समझने के लिए। ये रहा
और अगर कार ऊपर की ओर जा रहा है, आगे की ओर मोशन कर रहा है, तो फ्रिक्शन उस समय कहां लगेगा? तो फ्रिक्शन लगना होगा नीचे के डायरेक्शन में। F इज इक्वल टू होता है म्यू एन, फ्रिक्शन नीचे की ओर। अगर ये 30 एंगल बनाई, तो अगर इस लाइन को मैं आगे बढ़ाता है, ये वाले लाइन को, फ्रिक्शन को, तो ये एंगल भी 30 होता है। देखिए दोनों पैरेलल लाइन को काटने पर एंगल 30, तो ये भी 30 होगा। अगर ये 30 है, ये 90 है, तो ये कितना होगा? 90 माइनस 30 मतलब 60 होगा। ठीक है, तो अगर ये 60 है, इसको अगर ऊपर बढ़े ऐसे, तो ये 90 होगा, और तो ये कितना एंगल? ये होगा 30। मतलब mg को कौन बैलेंस करेगा? तो नॉर्मल का थीटा वाला कंपोनेंट, कौन सा कंपोनेंट? n का थीटा वाला कंपोनेंट, मतलब n cos 30, ये बैलेंस कर रहा है mg को। और n का साइन वाला कंपोनेंट, तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट आता है, वो कहां लगेगा? तो ये जिस सर्कल के अराउंड ये घूमने वाला था, सर्कुलर मोशन करने वाला था, उस डायरेक्शन में नॉर्मल लगेगा। अगर एक बार और एक वीडियो बनाऊं, तो कुछ ये डायग्राम ऐसा दिख रहा है, ये हमारा कार है, इसका भाग लगा mg नीचे, नॉर्मल रिएक्शन इस डायरेक्शन में, इस mg को बैलेंस करेगा नॉर्मल का n cos थीटा, n cos 30, साइन वाला इस सर्कुलर पाथ के सेंटर की तरफ लग रहा होगा n sin 30। फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में लग रहा है म्यू एन, ये एंगल कितना है? 30। मतलब फ्रिक्शन के भी दो कंपोनेंट बने होंगे, एक उसको सेंटर की तरफ घुमाने में अभी केंद्रीय बल प्रोवाइड कर रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है, और एक क्या कर रहा है? उस कार के वेट को बैलेंस कर रहा है, नॉर्मल रिएक्शन को बैलेंस कर रहा है। इसके भी दो कंपोनेंट, म्यू एन साइन 30, और नीचे क्या लगेगा? अच्छा सॉरी, ये थीटा वाला कंपोनेंट है, cos होना चाहिए, म्यू एन cos 30, और ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट म्यू एन sin 30। ठीक, अभी सारी चीजें देखिए, n को ये बैलेंस किया, इन ऊपर n को बैलेंस करेंगे दोनों, n sin 30 और म्यू एन cos 30, ये क्या प्रोवाइड करेंगे? तो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहे होंगे। तो ओवरऑल अभी बैलेंस है, हमको निकालना है नॉर्मल n की वैल्यू हमको फाइंड करना है यहाँ पर। तो सीधा इसको इक्वेट कर देते हैं, n cos 30 is equal to mu n sin 30 प्लस mg। उसका वेट कितना है? 800 kg, मतलब 8000 न्यूटन। न्यूटन में बदल दिए सीधा। तो cos 30 की वैल्यू दी है 0.8 m, म्यू की वैल्यू है 0.2, n हमको नहीं पता, sin 30 होता है 1/2 प्लस 8000। ओके, अब ये 0.2 से ये 2 काट दो, 0.2 डिवाइड बाय 1/2 मतलब 0.1, और 0.1 न्यूटन इधर जाके कम हो जाएगा, तो 0.7 न्यूटन इज इक्वल टू 8000। तो n की फाइनली वैल्यू आ रहा है 8000 डिवाइड बाय 0.7, मतलब 80,000 डिवाइड बाय 7। तो अगर इसको देखें तो लगभग ये वैल्यू होगा 11,000 के आसपास है अप्रोक्स वैल्यू। अगर देखें इसके नजदीक में कौन सा आंसर है, इसके नजदीक में है सी वाला ऑप्शन 10,000, 10,000 में। तो अप्रोक्स वैल्यू भी ऐसा कंसीडर कर सकते हो, उसके आसपास का अगर वैल्यू एक ही हो, अदर और ऑप्शन आसपास के नहीं दिख रहा है, तो अप्रोक्सीमेशन वैल्यू को भी आंसर दिया जा सकता है। तो फाइनल आंसर उसमें सी होना चाहिए। ओके, थैंक यू।